हेलो स्टूडेंट, मैं मुला कुमार और आपका चैनल कल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताने वाला हूँ। द्विघात समीकरण से एक छोटा सा टॉपिक पहले है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे और साथ में ही द्विघात समीकरण को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण में होता क्या है। तो रैखिक समीकरण में जिसके घात एक होते हैं उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक कहते हैं, ठीक है। जिसके घात एक होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई टर्म्स x है और ये y है तो इसके ऊपर पावर कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। पावर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो एक माना जाता है। इसके पावर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या माना जाता है, एक माना जाता है। तो जब पावर ही इसके एक है तो जब पावर एक हो तो इसको कहिएगा रैखिक। क्या बोलिएगा आप, रैखिक बोलिएगा। क्या बोला जाता है, रैखिक बोला जाता है। जिसके पावर एक हो, जिसके पावर क्या हो, एक हो, उसको हम रैखिक बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी पावर क्या है, एक है, ये भी रैखिक ही है, ठीक है, रैखिक है। अब इसके यह दोनों एक साथ जुड़ जाता है तो एक समीकरण बन जाता है। आप इतना बार कुछ लिख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ एक नहीं 10 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक साथ जुड़ गया तो ये एक प्रकार के समीकरण बन गया। इसको बोलते हैं रैखिक रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो जब दो टर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनते हैं क्या, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में दो तीन विधियां पढ़नी है। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, जो आपने मैथ में पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और दूसरा होता है विस्थापन विधि, विस्थापन विधि। और तीसरा विलोपन विधि बोलते इसको, विलोपन विधि। और तीसरा होता है ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन। तो विधि कोई हो, मान एक ही निकलता है। तीनों से आप मान एक ही x और y का ही मान निकाल सकते हैं। तो हमें जनरली इसका इस्तेमाल करना है मान निकालते समय, विलोपन विधि का। ये क्योंकि ये विधि हमारा क्या होता है, सबसे आसान होता है। ये सबसे आसान होता है और यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें मान निकालते समय किसका यूज करना है, विलोपन विधि का, क्योंकि यहाँ से हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। यहाँ फंसने का कोई टेंशन नहीं होता है, एक लाइन में इसके मान निकाला जा सकता है। तो ये रैखिक समीकरण था बाबू। रैखिक समीकरण में जिसका पावर क्या होता है, एक होता है, घात क्या होता है, एक होता है, उसे हम रैखिक समीकरण रैखिक कहते हैं। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल में इस पर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो समीकरण ले चुका, ठीक है। ये है 2x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 5। ये दो समीकरण है और दोनों को हल करना है। इसको हम हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि से और प्रतिस्थापन, तीनों विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आपको हल करना है तो केवल और केवल विलोपन विधि से, क्योंकि हमें पॉलिटेक्निक में मान निकालना है, मैट्रिक के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। उसको प्रतिस्थापन से ब्रजगुणन से बनाना है, हमें बनाना है विलोपन विधि से, क्योंकि पॉलिटेक्निक एग्जाम देना है मुझे, ऑब्जेक्टिव कलर करना है। तो ऑब्जेक्टिव में जितना जल्दी आप मान निकाल सकते हो उतना आसान रहता है। तो सबसे आसान तरीका हमारा विलोपन विधि होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाबू, आपको यहाँ आपको समीकरण 1 2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे कर देना, ठीक है। दोनों लिखना ऐसे कर लेना, ठीक है। अब इस यहाँ से क्या करना, घटा लेना, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, ये इससे खत्म हो गया। 4 में से बाबू कितना गया, 4 गया तो माइनस 2x बराबर कितना हो गया, माइनस ये हो गया 2। 5 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म। y के मान x के मान कितना आ गया, x के मान आ गया 1। अब इसी को यहाँ पे रख दीजिए, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना 3। तो यहाँ रखिएगा आप 1 तो हो जाएगा इधर, तो y बराबर माइनस वाई बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा -1। तो x का मान आ गया, और x का मान आ गया +1,
y का मान आ गया -1। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमें एग्जाम में कलर कर देना है, टिक कर देना है बाबू। ठीक है, बात समझ में आया? आसान, अच्छा आशा करते कि आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो बताते हैं एक बार आप इसको करना कैसे। मैं एक बार इसको और हल करके आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ अगर समझ में नहीं आते एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं आप। देखो यहाँ पे समीकरण रहेगा इस तरह से 2x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, 4x माइनस वाई बराबर 5। आपको हर हाल में माइनस करना है, नीचे हर हाल में माइनस करना है। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस कुछ भी हो माइनस आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -2x हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि -4 है, -2 तो घटेगा, -2x आ जाएगा ना। चलिए, अब हाई या हाई कट गई, प्लस है माइनस तक कट गया। चलिए अब बराबर देखिए कि -5 में से 3 गया तो -2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, अब माइनस से माइनस खत्म। x बराबर आ गया कितना बाबू, 1। अब इस मान को यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 गुने 1 माइनस वाई बराबर कितना 3। अब इसको इधर भेजिएगा तो माइनस वाई बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 3 माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1। ये माइनस इधर चल गया तो हो जाएगा कितना, -1। इस तरह से हमने x का मान 1 और y का -1 निकाल लिए। इस तरह से हमने अपना जो हल करने का तरीका था शॉर्ट में इसको और आसान किया जा सकता है। मैं बताता हूँ आपको एक और मेरे को, देखिए बाबू, अगर मैं ये सवाल लेता हूँ और मुझे एग्जाम में सवाल आता है कि इसका x और y के मान निकालिए, किसी भी विधि से पूछ दे, तो मुझे क्या करना है, एक ही बात है, पहले बिलोपल विधि ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, पहले ऐसे करेंगे, घटाना है। तो सबसे पहले घटाने से पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस में इसको गुना करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ गया। तो अब यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे आप 3 से गुना करिए, यहाँ 3 से करिए, यहाँ पे 2 से करिए बाबू। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे कुछ अल्टर चलाएगा आपको मान में, ये इसको नीचे इसको ऊपर करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसमें 3 और यहाँ से 2 से गुना करें। अब घटाइए, ये देखिए, अब आप इसको 3 दूना हो जाएगा 6, ये 3 दूना 6, खत्म हो गया। ठीक है, और ये 4 दूना 8 और ये 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 4 10, 10 वाई हो जाएगा। चलिए 10 दूना 20 और यहाँ पे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। ये देखिए, तो ये क्या हो गया था, 4 दूना 8 और ये 3 दूना 6, 8 6 14 वाई, और यहाँ से 10 दूना 20 और 3 दूना 6, तो 20 में से 6 हो गया 14, 14 से 14 खत्म। y बराबर कितना आ गया 1। अब एक का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस हो जाएगा 4 गुने 1 बराबर 10। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो 10 माइनस 4 क्या आ गया, आगे कितना 6, 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया 2। अतः आपने देखा x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं, किसमें, विलोपन विधि से। ठीक है, तो आसानी से हम निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, तो आप भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे होता क्या है, अल्फा हम कह सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के मान अगर हम बात कर ले, अल्फा प्लस बीटा का मान कर ले, तो -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कर लेते हैं, तो c/a होता है। ये हमारा a b c, तो अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं बाबू शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग। आइए है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। इस तरह से आप
द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल निकाल सकते हैं। एक और इसमें टर्म होता है गुना मूलों का समानांतर, मूलों का समानांतर माध्य माध्य, मूलों का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप बटा में 2 कर देते हैं। मूलों का समानांतर माध्य में अल्फा प्लस बीटा के बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। और एक होता है मूलों का हारात्मक माध्य, मूलों का हारात्मक मान। ठीक है, यह हो जाएगा, ये हो जाता है 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये दोनों याद रखोगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए। चलिए, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल करते हुए सी बाई ए। मूलों का समानांतर माध्य क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बटा 2। मूलों का हारात्मक माध्य क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बटा अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से हम लोग मूलों के मान पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम द्विघात बहुपद में बात कर ले तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया। इस तरह से द्विघात समीकरण दिया रहता है तो ये देखिए यहाँ पे d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो ये क्या होता है, ये वो होता है इतना बराबर 0। यहाँ देखिए इस तरह से होता है तो d बराबर हम लिख सकते हैं वो 0। यहाँ लिखेंगे मूल समान है, मूल समान है, या क्या हो जाएगा, बराबर है, बराबर, मूल समान है या बराबर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक और इसमें टर्म हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए अगर d 0 से ये छोटा हो जाए, मतलब जो हमारा d आने वाला है, तो मूल असमान हो जाता है, मूल असमान होता है और अवास्तविक हो जाता है, अवास्तविक, अवास्तविक। अच्छा, अगर d बड़ा हो जाए 0 से तो मूल क्या हो जाता है, समान हो जाता है, मूल समान हो जाता है और वास्तविक हो जाता है, वास्तविक। ये बात थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। अब इसके एक सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र में होता क्या है, आपने भी पढ़ा होगा कि x बराबर क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा b माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई d बटा 2a। ठीक है, रूट अंडर d बटा 2a। ये भी आप पढ़े होंगे। कोई यहाँ ऐसे भी लिखता है तो वो भी आप लिख लीजिए, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। इस फार्मूला का इसलिए हम यूज नहीं करते हैं कि यहाँ की हम ऑलरेडी पहले डी फाइंड करते हैं, तो सीधा यहाँ डी रख देंगे, तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डी का मान डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी समय मिल जाए और समय कम लगे। ठीक है, एक टर्म की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। जैसे देखिए मूल समान का मतलब क्या है, यहाँ अगर इतना बराबर जैसे कोई रखे और d बराबर आपको 0 आ जाए तो मूल कट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान रहेगा। लेकिन अगर माइनस में आ जाए, ये d का छोटा होना का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा होना मतलब माइनस में होना, तो माइनस में अगर आता है तब मूल असमान हो जाएगा और अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक आ जाएगा तो आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे ये प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए यानी कि प्लस 2 4 6 जितना भी आए, जैसे मतलब संख्या में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 समान कुछ भी प्लस में आना चाहिए, तो ये टर्म वास्तविक हो जाता है बाबू।
और ये मूल समान कहलाता है और वास्तविक हो जाता है, इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और माइनस में आएगा तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए एक हो जाता है, ये इमेजिनरी नंबर है और इसको इंटरमीडिएट में पढ़ना है आयोटा करके। ठीक है, तो वहां पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं यही पढ़ा देता, सिलेबस में होता तो। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि ये बच्चे आपको समझ में आया होगा। बाबू अगर समझ में आया है ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और अभी भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो बाबू। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके ऊपर बाबू। ये बहुत ही मस्त सवाल है बाबू। ठीक है, सवाल बड़ी मस्त है। कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 10x प्लस 11, तो मूलों का हरात्मक माध्य पूछ रहा है। तो इसके लिए हरात्मक माध्य के लिए मैं सूत्र लिखाया था 2 अल्फा इंटू बीटा बटा 2 अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र मैं लिखाया। अब इस हरात्मक माध्य का सूत्र है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होती है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ए कितना है, तो ए क्या है, तो बस कितना हो गया हमारा 10 हो गया। चलिए बात अब देखिए आप, ठीक है। अब कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा होता कितना है, तो वो देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी हमारा कितना है 11, और यहाँ पे हमारा मान कितना है बाबू, कुछ नहीं, यहाँ पे सी बाई ए का मान आया, अल्फा इंटू बीटा का मान आया कितना 11। अब यहाँ पे हमें रखना है हरात्मक माध्य जो है, इसको पकड़ना है मुझे। ठीक है, तो हरात्मक माध्य में कहती है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के 11 आया, तो 11 गुने 2 अब बाटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 10, अल्फा प्लस बीटा का मान आया कितना 10, यहाँ पे 10 रखते, तो 11 दूना 22 अब बाटा कितना 10, तो यहाँ पे कट जाएगा 11 अब 5 10, 11 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबू, समझ में आया, मजा आया ना, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। देखिए बाबू 2 नंबर सवाल है, कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 13 और 2x प्लस 3y बराबर 32 का हल करें। यानी कि ये भी हम रैखिक समीकरण है, और अभी रैखिक समीकरण का आपको हल करने का शुरू में एक तरीका बताया था। चलिए उसको देखते हैं बाबू। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 13, 2x प्लस 3y बराबर कितना 32। चलिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, घटा लीजिए तो खत्म, और ये माइनस वाई हो जाएगा, और 26 में से 32 का कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस से भी 8 आ जाएगा बाबू, तो माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आ गया 8। वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए बाबू, तो x प्लस 8 बराबर 13, तो वाई बराबर 13 माइनस 8, तो वाई बराबर हो गया कितना 5। तो y का मान, x का मान, सॉरी यहाँ पे x का मान है, सॉरी यहाँ x लिखते हैं, x का y का मान आ गया कितना 8, x का मान कितना आ गया 5। समीकरण देख लीजिए, ऑप्शन नंबर x में x का मान 5 और y बराबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आसान है ना बाबू, ये आपने विलोपन विधि का सहारा लेना, किसी भी मूल के मान निकालना है तो इस तरह के, तो विलोपन विधि का सहारा लेना बहुत ही मस्त होता है बाबू, आसानी से बना सकते हो। तो सवाल नंबर 3 है बाबू, और कह रहा है समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 5 बराबर 0 है, तो मूलों का योगफल निकाले। ठीक है, अब मूलों का योगफल निकालना है, तो बड़ी अच्छा सवाल है और इसके आसान तरीका है निकालने का, तो आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी के जगह पे कितना है 11, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी। तो यहाँ बी के जगह पर कितना है -11, तो माइनस माइनस क्या हो गया बाबू प्लस, ए की जगह पर कितना है 2,
तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योग कितना हो गया 11/2। ऑप्शन नंबर बी। मजा आया बाबू? मजा आया तो लाइक करो और शेयर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तब तो पूरा देखोगे नहीं, इसलिए वीडियो बड़ा हो ना हो इसलिए यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।